हाय फ्रेंड्स। किसी व्यक्ति ने आपके किसी फ्रेंड ने 100 काम आपके लिए अच्छे किए हैं और 2 काम में अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो क्या आप उसके 100 कामों को नजरअंदाज कर दोगे? दोस्तों, यही गलती अधिकतर इन्वेस्टर्स करते हैं स्टॉक मार्केट में। बात कर रहा हूं आज एचडीएफसी बैंक की। वो बैंक जो प्राइवेट सेक्टर में मोस्ट प्रोफेशनल मैनेजमेंट का एक पर्याय बन चुका है, जिसका कि लोग उदाहरण देते हैं कि बैंक की अगर आपको वर्किंग देखनी है तो एचडीएफसी बैंक से सीखो। तो दोस्तों, ऐसे बैंक को शेयर मार्केट में प्राइस लगातार गिराए जाना क्या जस्टिफाइड है? क्या यह वैल्यूएशन जस्टिफाइड है? और क्या इस तरह से हमेशा प्राइस गिरती रहेगी इसकी? और आने वाले समय में एचडीएफसी बैंक किस प्रकार का मौका दे सकता है? क्या यह बैंक लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है? ये सारे क्वेश्चन को आंसर करेंगे और एचडीएफसी बैंक को एनालाइज करेंगे, डिकोड करेंगे, इसके लेटेस्ट रिजल्ट्स के बारे में समझेंगे इस वीडियो में। और मैं पूरा यकीन दिलाता हूं दोस्तों, वीडियो के एंड तक आप साफ तौर पर समझ जाएंगे कि एचडीएफसी बैंक एक किस प्रकार का एसेट हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में और कैसे रिटर्न दे सकता है। दोस्तों, स्वागत है आपका सागरनोमिक्स पे। मैं आपका दोस्त सागर शर्मा। स्टार्ट करते हैं एचडीएफसी का सागरनोमिक्स। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक के एनालिसिस में हम खो जाएं उससे पहले मेरी जो आपसे एक विनती है वो ये है कि आप वीडियो में को लाइक अभी से कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से ये अधिकतर जो जिनको जरूरत है उन तक वीडियो पहुंचेगा। और साथ में दोस्तों, इसको शेयर करना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को ऑन कीजिए, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको इमीडिएटली मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सागरनोमिक्स पर आज एचडीएफसी बैंक का एनालिसिस। आपके स्क्रीन पर एचडीएफसी बैंक जो है उसकी बेसिक डिटेल्स मैं आपको दिखाता हूं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। कौन नहीं जानता इस बैंक को? सारी दुनिया जानती है इस बैंक को। मेरे ख्याल से शायद इंडिया में कोई नहीं होगा जो इस बैंक के बारे में नहीं जानता। हां, कुछ लोग ज्यादा जानते हैं, कुछ लोग कम जानते हैं, इतना ही डिफरेंस है। 1421 रुपए की प्राइस पर चल रहा है। और बाकी नंबर्स में बात करें उससे पहले इसके बैकग्राउंड पर एक नजर थोड़ी सी डाल लेते हैं। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। बैकग्राउंड मिस करने से ना क्या होता है, हम कनेक्ट नहीं कर पाते डॉट्स को। और शेयर मार्केट में ना डॉट्स को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप वो पूरी पिक्चर देख पाते हो। ठीक है, यहां बात करते हैं एचडीएफसी। अभी जो कुछ समय पहले 2 अलग अलग एंटिटीज थी। एक एचडीएफसी बैंक था, 1994 में शुरू हुआ था ये, और एक एचडीएफसी लिमिटेड था जो होम फाइनेंस और जो प्रॉपर्टी फाइनेंस उस सेक्टर को डील करता था, लोन्स देता था। कुछ समय पहले दोनों का मर्जर हुआ। मर्जर होने के बाद में क्या हुआ? मर्जर होने के बाद में दोनों की बैलेंस शीट कंसोलिडेट हुई। और जब वो कंसोलिडेट हुई तो जो प्रॉब्लम्स एचडीएफसी में थी, या जो भी उनके एनपीएस और बैंक के जो प्रॉब्लम्स जो थी, वो ऐसे के ऐसे इंपोर्ट किस में हो गई? एचडीएफसी बैंक के साथ में। तो उसका असर कुछ समय तक तो पड़ना ही था ना। लेकिन लोगों ने क्या सोचा कि भाई एचडीएफसी बैंक का नेगेटिव चल रहा है कैश फ्लो, या फिर इसमें तो नुकसान होना शुरू हो गया। भाई ये तो देखो कि दोनों के मर्जर का असर देखने में, असर होने में कुछ महीने, 1 साल या उससे ज्यादा भी लग सकता है। तो इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं यहां पर इस बैंक की। तो देखिए 2000 अभी जो है इसमें 2022 की अगर बात करें तो इसके रेशियो पे नजर डालते हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये वो है जो पैसा बैंक को अपने पास रखना पड़ता है एज फॉर सेफ्टी। ठीक है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कहा गया है। तो ये 18.9 है, विच इज वेरी गुड, वेरी हाई। तो बैंक सेफ है। क्या पॉइंट? बैंक सेफ है। दूसरी चीज, नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 3.89% का, विच इटसेल्फ इज गुड। अगर बात करें ग्रोस एनपीएस की तो 1.17% ग्रोस एनपीएस है। ठीक है, और अगर नेट एनपीएस, तो एनपीए क्या होते हैं वैसे? अब मेरे ख्याल से सारे मित्र जानते होंगे, बट फिर भी मैं बता दूं। एनपीएस होते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। इसका मतलब एचडीएफसी बैंक का काम क्या है? लोन देना। तो जो ये लोन देती है बैंक, उस लोन में से 100 लोन में से मान लीजिए 90 लोन जो है वो रिकवर हो गए, और 10 लोन जो है उनका पैसा सामने से नहीं आया। हो सकता है सामने वाला पैसा नहीं दे रहा हो सकता है वो देश छोड़ के भाग गया हो, या मतलब मैं उधर नहीं जाना चाहता, आप समझ गए होंगे मेरा मतलब। पीएनबी का खेल अभी कुछ टाइम पहले आपको पता ही है क्या हुआ था। खैर, पर कुल मिलाकर के बैंक से का जो लोन था ना वो चुकाया नहीं गया। तो उस केस में क्या होता है कि पैसा आना बैंक का बंद हो जाता है, मतलब लोन रिकवर नहीं हो रहा, तो उसको डाल देते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में,
वो एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रहे, यानी जहां से ईएमआई नहीं आ रही, ठीक है। तो एनपीए जितने कम उतने अच्छे। तो आप देखोगे कि ग्रोस एनपीए जो है 1.17% है और नेट एनपीए मतलब प्रोविजनिंग वगैरह सब हटा करके 0.32% और कासा रेशियो 48%। अब भाई साहब पहले ना ये समझ लो, बैंक की जो बैलेंस शीट और बैंक का जो रेशियोज है ना वो थोड़े डिफरेंट होते हैं बाकी सारी कंपनीज के में। अब ये कासा रेशियो ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिसको मोस्टली लोग इग्नोर करते हैं। मैं कह रहा हूं कासा रेशियो पकड़ लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। एक्चुअली है क्या, का सा, का मतलब करंट अकाउंट, सा का मतलब सेविंग अकाउंट। तो का अपॉन सा यानी करंट अकाउंट डिवाइडेड बाय सेविंग अकाउंट, ये जितना ज्यादा होगा ना उतना अच्छा होगा। मतलब अगर बैंक जो है वो 100 अकाउंट खोल रही है, उसमें मान लीजिए 50 अकाउंट करंट के हैं और 50 अकाउंट सेविंग के हैं, तो कासा रेशियो कितना हो गया 1:1, ठीक है। लेकिन ये करंट अकाउंट जितना बढ़ता रहता है ना दोस्तों उतना ही अच्छा रहता है। अब इसका रीजन, अब आप वीडियो यहीं रोकिए, अब तो आप मेरे मित्र बन चुके हैं और काफी बहुत रिसर्च भी कर रहे हैं, तो अब आप जरा मुझे लिख करके बताइए, मैं भी थोड़ा क्यूरियस हूं आपके बारे में जानने को कि भाई कासा रेशियो का करंट अकाउंट का अगर रेशियो बढ़ता है तो उससे बैंक को क्या फायदा होगा। कमेंट बॉक्स आपका है दोस्तों, खुल के पार्टिसिपेट करिए तभी मजा आएगा, आपकी हमारी बातचीत भी तो होनी चाहिए ना। चलिए अब मैं बताता हूं, आपने सब जरूर सही लिखा होगा। करंट अकाउंट दोस्तों ज्यादा होने से फायदा क्या होता है कि बैंक ने मान लीजिए 50-50 का रेशियो रखने के बजाय करंट अकाउंट 70 खोल दिए और 30 सेविंग अकाउंट्स खोल दिए, तो बैंक की को फायदा होगा। कैसे होगा, एक्चुअली जो करंट अकाउंट होते हैं ना उसके ऊपर ना बैंक को इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता और सेविंग अकाउंट में बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है। आप समझ गए होंगे मेरी बात कि आज आपने 1 लाख रुपए अगर उठा करके करंट अकाउंट में डाल दिए एचडीएफसी के में, तो एचडीएफसी साल भर बाद में आपको 1 लाख रुपए के बाद में के ऊपर 1 रुपया भी एक्स्ट्रा देने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपने वही पैसा सेविंग अकाउंट में डाल दिया तो करंट अकाउंट जो है सेविंग अकाउंट में बैंक को 3%, 4% या जो भी होता है वो इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो 1 लाख रुपए पे 3-4 हजार रुपए आपको वो एक्स्ट्रा देगा। अब जो बैंक की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बिल्कुल मिनिमम होती है अगर करंट अकाउंट से पैसे को यूज करके लोन देती है। मतलब आपको तो कुछ देना नहीं है डिपॉजिटर्स को, तो और बैंक ने उठा करके लोन दे दिया बाहर, तो उस केस में जो भी मुनाफा है शुद्ध मुनाफा है। लेकिन सेविंग अकाउंट का पैसा यूज करके अगर उसने लोन दिया तो उस कमाई में से, उस इनकम में से सेविंग अकाउंट होल्डर्स को भी तो पैसा देना पड़ेगा इंटरेस्ट का। दिस इज वाई द कासा रेशियो हाई होना बहुत जरूरी है और यहां पर एचडीएफसी के पास एक अच्छा खासा कासा रेशियो साफ तौर पे दिख रहा है। अब बात करते हैं कॉस्ट टू इनकम रेशियो, वो भी आप देख सकते हैं 38% है। अच्छा, बैंक के सेगमेंट कहां कहां है, ट्रेजरी से 14% पैसा आता है, रिटेल बैंक से 46%, आपके हमारे जैसे जो लोग बैंकिंग करते हैं ना उससे 46%, होलसेल बैंकिंग से 27% और बाकी सारे जो छोटे मोटे बैंकिंग मर्चेंट बैंकिंग वगैरह होते हैं उससे 13%, जो भी होते हैं ना फीस कमीशन वगैरह वो सब। लोकेशन वाइज ब्रेकअप 99% पैसा इंडिया से और 1% बाहर से। अब बाहर ये नेपाल में उन्होंने ब्रांचेस खोल रखी है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना। लोन की बात करें तो लोन में 39% लोन जो है वो आ रहा है रिटेल से और 35% आ रहा है सीआरबी से और 26% आ रहा है होलसेल जो लेंडिंग होती है उससे, ठीक है। अब बाकी सारी चीजों में चलने के बजाय दोस्तों इसके पहले नंबर्स देखते हैं, फिर फटाक से हम चलते हैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे एंड देन टेक्निकल्स की बात करते हैं। हाँ तो देखिए 10 लाख करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप है, 1400 रुपए के आसपास प्राइस चल रही है और 10 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की मार्केट कैप है। 1700 रुपए हाईएस्ट गया था तो ठीक ठाक है। इंडस्ट्री का पी 13 है और स्टॉक का पी 15 है। भाई साहब मैंने तो जब भी एचडीएफसी बैंक के बारे में देखा है ना मुझे लगता है खरा सोना है। मैं हर एंगल से बता रहा हूं खरा सोना ही है। बट ये मैं आपको पहले डिस्क्लेमर जरूर दे दूं कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है और मेरी कोशिश है कि आप चीजों को समझे, स्टॉक मार्केट की बारीकियों को समझे और फिर अपना डिसीजन ले। तो यहां कोई भी बाइंग और सेलिंग के लिए मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। तो अपना निर्णय अपनी खुद की रिसर्च के हिसाब से लीजिए, ये सिर्फ एक एजुकेशनल कंटेंट है। तो स्टॉक का पी 15.9, 15-16 के आसपास ना इट इज ओके। इससे ज्यादा वैल्यू होती है तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17% दे रहा है। भाई साहब एक स्टॉक जिसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 15 है 15.9 और वो रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है आपको 17, तो ऑब्वियसली आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है ना यहां पर। तो ये चीज देखने की होगी। देखिए 14%, 14.9% सेल्स ग्रो करी है,
लेकिन 20% के आसपास ग्रो किया है प्रॉफिट। तो बैंक इज डूइंग गुड। अच्छा, पायोस्की स्कोर 5 है, ग्राहम नंबर 1023 है, और उसके हिसाब से दोस्तों साफ तौर पे बैंक अंडर वैल्यूड है। नो डाउट द बैंक इज अंडर वैल्यूड। अब बात करते हैं पी रेशियो की और ईपीएस की। तो यहां देखो, ये होता है खजाना। क्या होता है दोस्तों? खजाना। दिखाता हूं आपको। यहां पर इस खजाने को पकड़ो आप। बैंक का प्रॉफिट भाई साहब लगातार बढ़ रहा है, लगातार। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, इज राइजिंग एवरी टाइम। ठीक है, हर क्वार्टर में बढ़ रही है। लेकिन पहले तो इसके साथ साथ में प्राइस भी बढ़ रही थी। दोनों को बढ़ना चाहिए ना, मुनाफा बढ़ा प्राइस बढ़ी, मुनाफा घटा प्राइस घटी। लेकिन पहले दोनों साथ बढ़ रहे थे, लेकिन अब आप देखो मुनाफा बढ़ रहा है लेकिन प्राइस क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इससे क्या बन रहा है? ये है वैल्यूएशन गैप। और यहां पर एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि भाई आज नहीं तो कल प्रॉफिट जब बढ़ता रहेगा तो प्राइस वहां पहुंच ही जाएगी। तो ये चीज एक वैल्यूएशन गैप है और यहां इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी दिख जाती है। जल्दी से बात करते हैं इसके रेवेन्यू वगैरह की, नंबर्स की, तो वो हम प्रेजेंटेशन में देखेंगे। यहां हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लगाएं। चलिए, बस मैं आपको एक एफआईआई का और इसका ये जो शेयर होल्डिंग है वो आपको दिखा देता हूं। दोस्तों, प्रमोटर के पास 25% शेयर होल्डिंग थी और अब प्रमोटर के पास भी 0% शेयर होल्डिंग है। वीडियो को यही रोक करके मेरे दोस्तों मुझे बताइए ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रमोटर के पास 0% होल्डिंग है? चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली क्या होता है, बैंक्स आजकल ना, कंपनियां क्या हुई है, प्रमोटर वाले बिजनेस मॉडल से अलग हट करके और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना शुरू कर चुकी है। उसका फायदा क्या होता है कि जो फैमिली की जो कंपनीज और बैंक्स या जो भी होते हैं उसमें ना परिवार वालों का बड़ा बोलबाला रहता है। वो मेरा भाई, वो मेरा पिताजी, ये मेरा बेटा, इसको इतना शेयर दे दो, इसको इतना। आपस में फैमिली के झगड़े जो होते हैं ना, वो बिजनेस पे असर डालते हैं। तो कंपनियों ने क्या कहा, अधिकतर ने सोचा कि अरे यार ये बहुत गड़बड़ है। तो उन्होंने, जो फाउंडर्स थे, उन्होंने क्या तय किया कि अब ना हम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाहर से बैठा देंगे, वो खुद कंट्रोल करेगा सारी चीजों को, कोई जरूरत नहीं है फैमिली का, कोई इंटरफेरेंस नहीं। तो इसलिए प्रमोटर की शेयर होल्डिंग क्या है? 0। आई होप कुछ नया आपको देखने को सीखने को मिला होगा। चलिए अब बात करते हैं एफआईआईज ने। देखिए 39% से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 52% करी है शेयर होल्डिंग, और जो डोमेस्टिक शेयर होल्डर्स है वो 20% से 30% पे आ गए। यार बैंक अगर इतना खराब है ना, बैंकों की प्राइस को नीचे गिराए जा रहे हो, तो ये लोग अपनी शेयर होल्डिंग क्यों बढ़ा रहे हैं? पूछो, आप अपने आप से पूछो। क्योंकि दोस्तों ये स्मार्ट है, इनको मालूम है कि आज नहीं तो कल सस्ते में खरीद लो माल, ये प्रॉफिट बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगी, मुनाफा बना करके निकल लेंगे। ये इनका टारगेट होता है। सो एफआईआईज जीआईज की हरकतों को देख करके आप उनके बारे में एक अंदाजा लगा सकते हो कंपनी के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे नजर डालते हैं। तो ये है भाई साहब प्रेजेंटेशन इसका लेटेस्ट वाला। तो देखिए, मैं एचडीएफसी बैंक के बारे में एक चीज कह सकता हूं, ये बहुत प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है और ये चीज आपको इसके प्रेजेंटेशन में भी दिख जाएगी। तो यहां देखिए क्लीन एकदम, कि देखिए ये क्या कह रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ टू ड्राइवर बैंक क्रेडिट ग्रोथ। अभी यहां इनका ये कहना है कि जब इंडिया, कोई भी कंपनी या कोई कंट्री की इकोनॉमी बढ़ती है तो बैंक और क्रेडिट का बहुत बड़ा रोल उसमें होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो देखिए जीडीपी 2010 से 2014 में कितनी बढ़ी? वो बढ़ी 7.2%, और तब पूरा बैंकिंग सेक्टर जो था वो 17%, और एचडीएफसी बैंक की कितना था? 24%। लेकिन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा जाए तो जीडीपी 7.2 थी, फिर 7.6 हुई, फिर 4.2 रही। लेकिन एचडीएफसी बैंक 20% के आसपास ग्रो किया है, यानी कि जीडीपी से कई गुना ज्यादा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ये दोस्तों इसके नंबर हैं। अब हम कहते हैं ना कि डिजिटल बैंकिंग की तरफ जा रही है सारी कम दुनिया जो है, और बैंक जो है वो ब्रांचेस के मुकाबले में सिर्फ, क्योंकि कस्टमर तो घर बैठे बैठे फोन से ही सारी बैंकिंग कर लेता है ना, तो ब्रांचों की जरूरत क्या है? क्यों इतना स्पेस लिया जाए, रेंट दिया जाए, एम्प्लॉइज रखे जाए? पर उसके उलट एचडीएफसी बैंक क्या कर रही है? हर महीने बहुत सारी ब्रांचेस खोल रही है टायर 2 टायर 3 सिटीज में, गांवों में, ताकि जिन लोगों तक बैंकिंग नहीं पहुंचे वहां तक पहुंचा जा सके। तो ये एडवांस थॉट है। ये ना एक्चुअली क्या होता है ना कि हम इंसान की ना अलग अलग 5 लेवल की चेतनाएं होती है। तो कुछ लोग ना पत्थर की जैसे होते हैं, कुछ लोग पेड़ पौधों की जैसे होते हैं, और कुछ लोग सामान्य मनुष्य। एक होती है दिव्य चेतना, तो मनुष्य एडवांस लेवल पे सोचता है। तो कुछ कंपनीज भी ऐसी होती है जो बहुत एडवांस फ्यूचरिस्टिक सोच रखती है। तो ये अपनी बैंक ब्रांचेस उस टाइम पे बढ़ा रहे हैं जबकि बाकी की कंपनियां बैंक ब्रांचेस कम कर रही है। चलिए
तो ये क्योंकि इनको मालूम है कि वो जो गांव में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको जब बैंकिंग की सुविधा मिलेगी, जब देश में करोड़ों जनधन अकाउंट खुल चुके हैं, जब एक क्रेडिट की जो सुविधा है यानी लोन लेने की सुविधा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तक पहुंच चुकी है, गांव की महिलाएं जो 20 से 25 के तादाद में छोटे छोटे ग्रुप बना के कोई सिलाई मशीनें लेके बैठी हुई है, कोई बुनकरी का काम कर रही है, उन सबको क्रेडिट पहुंचाने के लिए ये अपनी ब्रांचेस को हर जगह पे लेके जाना चाह रहे हैं। सो ये देखिए 9.93 मिलियन कस्टमर इनका बेस है, 8,000 बैंक ब्रांचेस हैं और 22,000 से ज्यादा इनके बैंकिंग आउटलेट, 22,000 से ऊपर इनके बैंकिंग आउटलेट्स हैं, यानी कि इनके जो छोटे ऑफिसर्स वगैरह सब मिला करके। ROA जो है 2% है, कैपिटल एडिक्वेसी 18.4% है। इसको मूडीज ने कह रखा है Baa3 स्टेबल रेटिंग और इसको दे रखा है क्रिसिल ने AAA रेटिंग। अब बताओ, एक AAA रेटिंग यानी जिसको रेटिंग एजेंसीज ने टॉप रेटिंग दे रखी है, उसके शेयर प्राइस को लोग नीचे लेकर के जा रहे हैं और सोचते हैं कि अभी तो नीचे गिरती रहेगी, नीचे गिरती रहेगी। क्यों गिरती रहेगी? 4 दिन अगर कोई चीज बदनामी की वजह से कोई खरा सोना उसको पीतल समझ ले तो क्या वो पीतल हो गया? नहीं ना, आज नहीं तो कल सोने की कीमत तो सोने के बराबर होनी है। चलिए, बट अगेन मैं कह रहा हूं दोस्तों, आप ऐसा मत करना कि वीडियो देखते ही फटाक से जाकर के अपनी स्टेक होल्डिंग बढ़ा दें, इसमें मतलब अपनी जाकर के और HDFC में बैंक में पैसा लगा दें, ऐसा नहीं। सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है, मेरे वीडियोस लगातार देखते रहो, नया कुछ सीखते रहो और कुछ महीनों की एक्सरसाइज के बाद अच्छे स्टॉक्स पिक करना सीख जाओ, बस आपका काम हो गया उसके बाद। चलिए यहां बात करते हैं हम लोग पैन इंडिया। तो आप देखिए पूरे देश भर में इनकी ब्रांचेस है और दोस्तों इस प्रेजेंटेशन में इतनी सारी चीजें और इतनी जबरदस्त है कि मैं आपको बताऊंगा तो वो बहुत टाइम लग जाएगा। बट ये CEO का विजन है जो अभी ये लेके चल रहे हैं कि भाई ये किस चीज पे फोकस कर रहे हैं। तो ये क्या है, इनका प्लान है कस्टमर फोकस, एम्प्लॉय फोकस एंड टेक्नोलॉजी फोकस। ये तीनों चीजों में नंबर 1 पे लेके आना चाहते हैं। आगे इनकी इंपॉर्टेंट चीजों को हम एक बार देखते हैं। यहां देखिए, ये जो आपके स्क्रीन में दिखाता हूं, यहां आप ये देखिए, इस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट ग्रोथ। किसी भी कंपनी की इतने समय तक एक सी रफ्तार से ग्रोथ होना सॉलिड फाउंडेशन को दिखाता है। तो ये 21% से ग्रो कर रहे हैं, कब से? 2013 से। 10 साल की जो CAGR है, कंसिस्टेंट ग्रोथ। आप मुझे कितनी कंपनी जैसी बता दो जिनके अंदर कभी घाटा नहीं होता हो और जिनकी ग्रोथ ढंग से चलती हो। यहां देखिए सीधी लाइन खिंच रही है, सीधी सीधी साफ। इतना कंट्रोल में बैंक की ग्रोथ है कि आप मानेंगे कि ये बहुत प्रोफेशनल तरीके से चलते हैं, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज पर नजर रखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी शुद्ध मुनाफा, उसमें भी कंटिन्यूअस ग्रोथ है। अर्निंग पर शेयर यानी वो हर एक शेयर के ऊपर जो प्रॉफिट, जो टोटल प्रॉफिट होता है, दैट इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो EPS आता है। तो हर शेयर को जो कमाई हो रही है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। आप इतना सुंदर ग्राफ बहुत कम कंपनीज का आपने को देखने को मिलेगा। और अगर आप बात करें इसमें तो ग्रोस NPS जो है उनको इन्होंने 1.1 पे लेके आए हैं और वो भी मेंटेन करके चल रहे हैं। सो सारे मेट्राइसेस ठीक है दोस्तों, कहीं कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। रिटर्न ऑन एसेट्स ये 1.9 से 2.1 हुआ है। रिटर्न ऑन एसेट मतलब जो भी इनके पास एसेट्स है, जितने भी टाइप के फाइनेंशियल एसेट्स हो गए, इनकी जो बिल्डिंग, इनके जो एम्प्लॉई, सारे एसेट्स ही हैं, उन सब के मुकाबले में इनको रिटर्न कितना कमाया जा रहा है, दैट इज 2.1%, विच इज गुड। अब ये देखिए यहां पर है आपके रोबस्ट कैपिटलाइजेशन एंड लिक्विडिटी मैट्रिसेस। ये मतलब नंबर सारे इनके प्रॉपर हैं, दमदार हैं। जब इन्होंने मर्जिंग करी है उसके बाद में भी नंबर्स थोड़ा कंसोलिडेशन और में है, बट ओवरऑल पिक्चर इज गुड। अब इतने लंबे प्रेजेंटेशन को भाई साहब मैं कंप्लीट करूंगा तो ये तो बहुत लंबा काम हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे, इसलिए मैं जल्दी से इसको करता हूं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। कुछ कमी रह गई है, कुछ छूट गई हो तो उसके लिए एडवांस में आपसे आई जस्ट अपोलोजाइज, बट ठीक है। अब ये 1-2 चीजें मैं आपको जरूर इसमें दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये सारे नंबर्स हमने देख लिए हैं कि किस तरह से प्रॉफिट अपना कंसिस्टेंटली बढ़ा रहे हैं। यहां देखें क्या है ये चीज है, ठीक है। ग्रोस एडवांसेस और ग्रोस और डिपॉजिट्स, देखिए एडवांसेस जो है ना उसके अंदर इनकी 4.9% की ग्रोथ है। जो होता है ना छोटे लोन जो दिए जाते हैं, छोटी अवधि वाले लोन, एडवांसेस, किसी को कोई शिपमेंट कहीं से आ रही है, कंटेनर उतरने वाला है, पैसा चाहिए किसी कंपनी को, फटाक से उन्होंने उठा करके दे दिया। तो जो एडवांसेस कुल मिला करके उनमें ग्रोथ जो आई है वो आई है इस क्वार्टर में 4.9% की। लेकिन जो डिपॉजिट है, जो ये
पब्लिक से पैसा जमा करते हैं खाते खोलने के लिए, उस मतलब खातों में, बैंक खातों में, उसमें 1.9% की ग्रोथ है इसके अंदर। तो मतलब लोग लोन लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं एचडीएफसी से। ठीक है, अब देखिए इनका लोन आता कहां से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों, इस पे जरूर नजर डालना। रिटेल सेगमेंट जो है ना, उसमें रिटेल मॉर्टगेजेस जो है ना, वहां से आ रहा है इनका 7,000 करोड़, नॉन मॉर्टगेज से 4,600 करोड़। मॉर्टगेज वही वो जो एचडीएफसी बैंक वो था ना लिमिटेड, वहां से मॉर्टगेज यानी कि गिरवी रख करके जो लोन आते थे, प्रॉपर्टी के पेपर रख करके, वो सीआरबी से 7,000 करोड़ के आसपास है, और बाकी सारे सेक्टर्स जो है उनसे भी ठीक ठाक है। अब इनमें ग्रोथ सबसे ज्यादा कहां है, रिटेल मॉर्गेजेस में, रिटेल मॉर्गेजेस में है, साथ में इनकी सीआरबी जो है उसके अंदर है, और बाकी सब जगह भी ग्रोथ है। तो अभी हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, कभी और लंबा वीडियो बनाएंगे दोस्तों। जल्दी से कोई खास इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखा के फिर टेक्निकल्स पे चलते हैं। ब्रांचेस देखिए, ये जो मैं कह रहा था ना, सारी दुनिया से उल्टी चलने वाली कंपनियां हैं ये। ब्रांचेस बाकी सब कम कर रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं, 7,000 से 8,000 कर लिया एक साल के अंदर, यानी दिसंबर 22 से दिसंबर 23, इसके अंदर इन्होंने करीब करीब 1,000 ब्रांचेस बढ़ा लिए। यानी हर महीने ये करीब करीब 800-900 मतलब 1,000 के आसपास ब्रांचेस खोल रहे हैं। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं कुछ एक पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाता है। और कहां खोल रहे हैं, देखो यहां ध्यान से देखो कहां खोल रहे हैं, ये सबसे ज्यादा ब्रांचेस खोल रहे हैं रूरल में। ये जो डार्क ब्लू कलर है ना, ये दोनों, ये सेमी अर्बन और रूरल, मतलब जो छोटे शहर गांव होते हैं उसमें आप ये देखो सबसे बड़ा इनका योगदान है। तो ये वहां पहुंच रहे हैं जहां पर कि आम बैंकिंग नहीं पहुंचती, तो इनको पता है इनका विजन क्या है जो। ठीक है दोस्तों, तो चलो ये इसका कुल मिलाकर के आपका प्रेजेंटेशन इसका हो गया है। अब हम चलते हैं टेक्निकल्स पे। ये एचडीएफसी बैंक का टेक्निकल चार्ट है, और अगर आप यहां पर खास तौर पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखना चाहें तो देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, टेक्निकल्स में ना 2-3 चीजें ध्यान, मतलब वैसे तो बहुत से इंडिकेटर्स हैं, बट एक इंडिकेटर होता है जिसको हम कहते हैं मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर। तो जब भी डिफरेंट टाइप के मूविंग एवरेजेस क्रॉस करते हैं, डिफरेंट सेगमेंट के, मतलब 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन का, तो जब ये करते हैं और कैंडल स्टिक्स अगर उनके नीचे है, तो साफ तौर पे एक डाउन ट्रेंड की आपको इंडिकेशन मिलती है। तो जैसे ही मूविंग एवरेजेस यहां क्रॉस कर रहे थे तीनों, उसके बाद अगर किसी ने मान लीजिए यहां पर सेल किया होता 1581 पे, तो उसने आकर के बाई किया होता, यानी शॉर्ट सेल किया होता 1420 पे, तो करीब करीब उन्होंने आराम से अच्छा पैसा इसमें बनाया होता। बट दोस्तों एक अच्छा इन्वेस्टर ना ये शॉर्ट टर्म के चक्कर में नहीं पड़ता, ये तो रोज के खेल है, कोई भी बैठे बैठे खेलते रहो। लेकिन अगर रियली में वेल्थ क्रिएशन करनी है तो आपको नजर रखनी पड़ेगी हमेशा लॉन्ग टर्म पे, और इसलिए हम देखेंगे मंथली चार्ट को। ये दोस्तों इनका मंथली चार्ट है। ठीक है, अब यहां ना पिक्चर ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। यहां अगर आप ये देखोगे तो कंसिस्टेंट हाई एंड हाई लोज थे, और अब ये फिलहाल क्या है, एक तरह से अपने लोएस्ट पॉइंट पे है, और सपोर्ट लेवल इसका 1420 पर है। तो ये बिल्कुल सपोर्ट के पास है। अब इससे आगे एक अगर ये बाउंस बैक करता है और ये आगे बढ़ता है, तो आप मान के चलिए एक लेवल आपको मिलेगा 1750 पर, और अगर ये उसको पार करके चला गया तो आपको ये 2000 के लेवल्स देखने को मिड टर्म में मिल सकते हैं। और अगर ये यहां से प्राइस अगर फर्दर डाउन होती है तो करीब 1250 का जो लेवल है उस पर एक तरह से अपॉर्चुनिटी बनती है। तो अभी इसमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। आरएसआई भी 45 यानी बिल्कुल बीच में है, तो आरएसआई अगर मान लीजिए 30 के आसपास पहुंचती है तो एक तरह से बाइंग सेंटीमेंट इसके लिए बन सकता है। तो अभी मैं आपको कहूंगा कि शेयर प्राइस पे ना लगातार नजर बना करके रखिए, और देखिए बैंकिंग में किस तरीके की न्यूज आती है और क्या अपडेट्स आते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा लंबा हो गया है, एंड मैं नहीं चाहता था, बट फिर भी कभी कभी जरूरी चीजें बताने के लिए ऐसा हो जाता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई इंपॉर्टेंट चीज आप मिस करो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताइए। कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो मुझे बताइए, और मैं जिनका सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस चीज पर आएगा उस पर नेक्स्ट वीडियो आने वाले दिनों में जरूर बनाऊंगा। दोस्तों आपने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, मेरी वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, उस सब के लिए हृदय से धन्यवाद। पर कुछ मित्रों ने शेयर और लाइक नहीं किया है ना, तो वो अभी कर दो, अभी शेयर बटन पे जाकर के अपने सारे दोस्तों को भेजो इसको। साथ में लाइक सबसे ज्यादा करो, क्योंकि दोस्तों लाइक करने से ना अच्छा कंटेंट सभी लोगों तक पहुंचेगा। पता नहीं कौन सा आपका दोस्त रिश्तेदार कहीं ना कहीं गलत जगह पैसा लगा के फंसने वाला हो, इंट्राडे में, क्रिप्टो में, कॉल्स में, पुट में, कहां उलझने वाला हो, और आपने अगर अच्छा कंटेंट देके उसे बचा लिया तो जिंदगी भर आपको दिल से दुआ देगा वो। सो दोस्तों शेयर करिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग।
आपने इतना टाइम दिया दोस्तों, उसके लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करने के लिए और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक्स। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और एनालिसिस के साथ में। तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।